नाइन्थ क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तो आप सभी के लिए आ चुका है लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, अब हम इसमें पढ़ने वाले क्या, तीनों फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो चीजें पढ़नी है हमें, सारे लॉज, और तीसरा और दूसरा क्या पढ़ना है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ये क्या होते हैं, है ना। तो चलो मैं शुरू करता हूं पहले लॉ ऑफ मोशन से। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। यस, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यानी कि क्या, आ जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उर्फ, और क्या, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक, यदि कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही है पहला रूल, न्यूटन्स का पहला नियम, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जब तक कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, यदि कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, इंस्टेड ऑफ जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ये आपका पहला रूल है। अच्छा, अब मान लो तुम बैठे अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे, और दोस्त तुम्हारा बड़ा ही मतलब क्या ही बोले, तो उसने एकदम रेस दी झटके से और तुम्हारे शरीर को झटका लगा पीछे। क्यों, स्कूटी तो आगे जाने को कह रही थी ना, तुम्हारा शरीर तैयार नहीं था, तुम रेस्ट पर थे, तुम्हारी बॉडी रेस्ट पर थी। जैसे उसने रेस दी, स्कूटी आगे के शरीर को झटका पीछे लगा, क्योंकि वो आगे का मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाई। यस, और जब वो स्कूटी तेज चला रहा था, सामने अचानक से भैंस आ गई और उसने अचानक से ब्रेक मार दिया, और उसके ब्रेक मारते तो उसके कंधे पर चढ़ गए। तो ये क्या हुआ, आपकी बॉडी उस समय उसी वेलोसिटी से सफर कर रही थी जिस वेलोसिटी आपकी स्कूटी, आपकी गाड़ी सफर कर रही थी, और जैसे ही उसने ब्रेक मारे आपके शरीर उसी वेलोसिटी से आगे भागा और आप उसके कंधे पे चले गए, और आपने अपने हाथों से फुल जोर लगाया, फिर दोस्त को नीचे फेंक दिया और आप बच चुके हैं जिंदा। और चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कल बता चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए आज मैं बताता हूं। क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैं रखता हूं, मेरी प्यारी सी गाड़ी छोटी सी दूध चल रही है, कोई बात नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force in a particular direction of an object. यही है आपका क्या, ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए लिख दिया, अरे एम है, और इसको मैं यदि तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एम डेल्टा बी बाई टी। डेल्टा एम कैसे नहीं किया, अरे मास में थोड़ी ना चेंज हुआ यार, एक भी तो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, ठीक है। एम डेल्टा बी, एक ऑब्जेक्ट जो सेम मास का उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, आ सकता है, हो सकता है वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी उसके पास नहीं हो, तभी हम यहाँ एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। और इसको टीचर्स अक्सर ऐसे लिखवाते हैं, जो कि वही रटा रटा प्रोसेस है, लेकिन मैं तुमको मेथड से लेके जाना चाहता हूं क्योंकि यही पूछा जाता है। यस, यही पूछा जाता है। 11th में बच्ची को दिक्कत होती है, वो सेकंड में ये लड़के जाता है, F प्रोपोर्शनल टू M, F प्रोपोर्शनल टू A, F प्रोपोर्शनल टू MA। वाओ, आपने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली है। तो चलिए अब इस डिग्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, जिसको हम यहां बोलते हैं K है। यह कौन सी डिग्री हो गई, फोर्स की डिग्री है। आ जाओ, अभी के की वैल्यू क्या है, अभी बताते के की वैल्यू। मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है, अरे 1 किलो चीनी ले आया तुमने, और तुमने उस 1 किलो के पैकेट को ऐसे फेंक दिया, तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आया। तो मान लेते 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन तुमने दे दिया,
ठीक है, और फोर्स लगाया तुमने 1 न्यूटन है, यस, उसके बाद रख दो सारे मान तो तुम्हें मिल जाएगी के की वैल्यू, जजमान, ओके। तो के की वैल्यू यहां से निकल के आती है 1, और जब के की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 1 तो हमने बोल दिया F बराबर ma, यानी हमारी डिग्री एट एंड एक ही निकल के आती है ma। सोच रहे हो हम पढ़ साइंस रहे हैं लेकिन डिग्री हम आर्ट्स वालों की ले रहे हैं और इसी को एंजॉय करते हैं हम पूरी एंटायर फिजिक्स में। चलो तो इसको नोट डाउन करो, ये आपका सेकंड लॉ खत्म, आपका रटने की जरूरत है। F बराबर ma सेकंड रूल होता है हमारा, इंटरव्यू माइक लेकर तुम्हारे मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और कहता है सेकंड लॉ सुना 4 न्यूटन का, F बराबर है। अबे ये नहीं बोलो, rate of change of momentum with respect to time is equal to the applied force of an object in a particular direction. This is the second law. मैंने कोई डेफिनेशन दी, हो सकता है सेंटेंस मेरा थोड़ा सा गलत हो, लेकिन मेरी इंटेंशन और मेरे बोलने का अंदाज इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि गलत सेंटेंस भी इंटरव्यू को कंफ्यूज कर देना चाहिए। अब इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हो सकती है एक बार फिर से, अबे कहां चला गया? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force and ushers in the direction of the force. एक ही बात है, मैंने डेफिनेशन थोड़ी छोटी करके बोलते हो, मैंने थोड़ी किताबों में मेरे नोट्स मैंने बड़ी करी है, फिर से प्रमोशन कर दिया आपने अपने नोट्स का। अरे यार तुम्हारे लिए बना है, फ्री में है, प्रमोशन तो उस चीज का किया जाता है जो पेड हो, ये तो फ्री है, फ्री सेवा है आप सभी के लिए। मेरी तरफ से बड़े भाई के नाते मैं ये नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन 11th-12th वालों के लिए मैं बड़ा भाई तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए 9 रुपए 19 रुपए या इतनी सस्ती प्राइस रेंज में तुम्हें मैं जेई के नोट्स अपने हैंड 3 साल की जर्नी के नोट दे रहा हूँ, समझो। तुम लोग भी लेना उसको जब पहुंचो 11th में, और गलती से पीसीएम ले लो, ये पीसीबी भी ले लो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कहीं नहीं जाती। तो अब आते हैं थर्ड लॉ। आज कितने लॉ पढ़ेंगे? आज हम जज बन जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं, वो जुडिशरी अलग है, ये हमारी जजमेंट है। लॉ सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका सिद्धांत बता दीजिए। इसके प्रधानाचार्य जी कौन है? इसके प्रधानाचार्य जी यानी इसके सिद्धांत जी वो कौन है? वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। ये कौन सी डेट हमने आया मास्टर? अरे मास्टर नहीं भाई का यार, मोमेंटम कंजर्वेशन आया, इस टर्म को भी डिफाइन करो। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण आ जाओ, मान लो आप एक फ्रिक्शन लेस जमीन पर चल रहे हैं जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ फिसला फिसली है। मान लो तुमने मक्खन बिछा दिया और तुमने गाड़ी स्टार्ट करी और तुमने रेस देके छोड़ दिया, वो उतनी ही स्पीड से चलने वाली है, उतनी ही वेलोसिटी से चलने वाली है जब तक उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं, और इस स्थिति में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, यही है मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, जिस वजह से मोमेंटम हम कंजर्व कर देते हैं, जिससे हम लिखते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। मैंने यहां से पत्थर फेंक के मारा ऐसे, और मान लो वो हवा का झोंका इतनी तेज आया और लगातार आता ही गया, तो उसकी स्पीड उतनी ही बनी रही, तो वो नीचे जमीन पे आना तो चाह रहा था लेकिन आ नहीं पाया। हवा उसको बहती हुई अपने साथ बहलाती हुई ले गई, फुसलाती हुई ले गई अपने साथ, लेकिन उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन ये हवा एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन मैं मान लेता हूं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो एक सहारा है जिसने उसको फ्रिक्शन लेस बना दिया। एयर रेजिस्टेंस की जगह उसको सपोर्ट मिल चुकी है। अब एक्सटर्नल फोर्स में कह देता हूं जीरो है। अब बताओ, मैंने सिस्टम मान लिया पूरे को, अब बताओ जितनी स्पीड से पहले जा रहा था फाइनली भी उतनी से ही जाएगा, यदि रास्ते में कोई बाधक उसके नहीं पड़ता है, या हवा अपना झोंका एकदम हल्के और तेज नहीं कर लेती। मैंने हवा को कांस्टेंट कर दिया और मैंने उसको एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से यही होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। हम पूरे वो सिस्टम मान लेते हैं, जैसे हमें कई बार बहुत सारे फोर्सेस जब दिखाई देते हैं
तो हम एक पूरे बक्से में उस फोर्स को बंद कर देते हैं, तो हम कहते हैं हम अपने मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सब इंटरनल हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया। और ये जो मैंने अभी कहानी बताई छोटी सी जो डब्बे बंद करने वाली 11th में देखते हैं, फिर 11th कोई बात नहीं, झेल लो। ओके, ये खत्म। अभी तो चालू भी ना हुआ थर्ड लॉ। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन खत्म। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है हमसे कि बेटा यदि तुमने हमारे ऊपर 10 न्यूटन का थप्पड़ मारा तो हम भी उसी हाथ से 10 न्यूटन का थप्पड़ तुम्हारे गाल पे जड़ देंगे। क्या? थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, मुक्के का जवाब मुक्के से, लात का जवाब लात से, हाथ का जवाब हाथ से। ठीक है? हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, मुक्के का जवाब मुक्के से, प्यार का जवाब प्यार से, गुस्से का जवाब गुस्से से देना हो तो उसे मत देना। क्यों? क्योंकि गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो बहुत भयंकर भिड़ंत होती है। भिड़ंत के पश्चात दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है, क्योंकि जब एक पक्ष गुस्से में हो तो आपको शांत रहना चाहिए। यस यस यस, ये तो होगी ज्ञान की बात, साइड रखो। गुस्से का जवाब गुस्से से, प्यार का जवाब प्यार से, यही है थर्ड लॉ। मतलब यदि एक बंदे ने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया F, तो वो वस्तु उस बंदे पर फोर्स लगाएगी F। यानी कि क्या? यदि आपने कोई क्रिया दी, यदि कोई एक्टिविटी आपने दी, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। यदि आपने कुछ एक्शन करके दिखाया तो रिएक्शन जरूर मिलेगा। यदि आपने कोई फिल्म खराब बनाई तो पब्लिक का रिएक्शन आपको जरूर मिलता है। यदि आपने कोई मूवी अच्छी बनाई तो आपके फेवर में आपको एक अच्छा रिएक्शन मिलता है। ठीक है? तो यही है एक्शन रिएक्शन पेयर, यही है थर्ड लॉ आपका। प्रत्येक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हमेशा हमेशा मिलता है। यस, अब इसका एग्जांपल सुन लो। नाव में बैठे हो अभी, मान लो तुमने नाव से जंप लगा दी, तुमने लाइफ जैकेट पहनी है, तुम्हारा मन है मैं नदी के अंदर जाके देखूं, और लाइफ जैकेट की वजह से तुम डूब नहीं सकते, तो तुम बेधड़क कूद गए। तो जब तुम कूदोगे तो आप आगे कूदे, लेकिन बोट पीछे आती है। बंदूक का एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये पकड़े आपने राइफल, ये लोड करी और यूं चलाई, और जब आपने चलाई तो गोली तो आगे गई, लेकिन बंदूक ने आपके कंधे पर पीछे झटका दिया। ये क्या है? यही है, आपने रिएक्शन दिया गोली को आगे जाने का, लेकिन एक एक्शन बंदूक ने आपके कंधे को दिया पीछे आने का। ओके, नहीं लूंगा। चलो खत्म। अब एक चीज बता दूं, मैंने एक्शन रिएक्शन पेयर भी खत्म कर दिया। कैसे कैसे? ऐसे, यदि मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो बंदे हैं, ये ट्रिक हमारे सर ने, ट्रिक क्या यार, ये एक हमें समझाने का तरीका था, जिस तरीके से सर ने हमें समझाया था 11th में, यदि हम 9th में समझ जाते तो हम बहुत कुछ कर जाते। क्या कुछ कर जाते हैं? कोई बात नहीं। ए है, ए ने यदि बी पर फोर्स लगाया एफ, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ उतने ही न्यूटन का, यानी उतने ही मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल अपोजिट होगी। यदि आपने किसी को थप्पड़ खींच के मारा तो ये नहीं अगला बंदा शांत बैठ जाएगा, आजकल सब गर्म खून के हैं, और आपने अगले को थप्पड़ मारा तो अगला भी आपके उससे तेज मारने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लेते हैं उसने उतने ही थोड़ा तमीजदार बंदा था, यदि आपने उसको 30 न्यूटन का थप्पड़ मारा तो उसने भी आपको 30 न्यूटन का थप्पड़ मारा, ना उससे कम मारा ना उससे ज्यादा मारा, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। ओके, यदि ए ने बी पर फोर्स लगाया एफ, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ। यही एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये है जमीन, क्या है? जमीन, धरती, और यहां पर खड़े हैं आप, अपना बोझा लिए हैं। आपने मान लेते हैं इस पर लगाया नीचे नॉर्मल। बताओ नॉर्मल क्या है? तो धरती भी आपको बैलेंस करने के लिए लगाती है नॉर्मल, जिससे धरती के अंदर ना धंस जाए।
यदि आप धरती के अंदर धंस जा रहे हैं तो मान लीजिए वहां की धरती आपके वजन को सहने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में जहां पर भी चलते हैं वहां आप तो नहीं धंसते ना। यस, तो वहां की जमीन आपके फोर्स, आप जो धरती पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसको बैलेंस कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, उसके बदले में दूसरा फोर्स जनरेट करके। यदि वो दूसरा फोर्स है, यदि इस फोर्स से ज्यादा लगा दे तो आप हवा में चल जाएंगे, और यदि कम फोर्स रखे तो आप जमीन के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए वो इक्वल रखती है, जिससे आप ना जमीन के अंदर जाएं ना ऊपर हवा में जाएं, इसके साथ चुमक कर चलें। हाँ जी, हमने तो सुना था यहाँ नीचे ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी एनर्जी। अरे भाई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, जो फोर्स आप दूसरे पर लगाएंगे वही सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का वो फोर्स लगाएगा आपके ऊपर, तभी हम उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। यदि मैग्नीट्यूड में बदलाव देखने को मिलेगा गलत, नहीं बोलना में एक्शन रिएक्शन पेयर। यदि फोर्स दूसरा देखने को मिला तो नहीं बोलना में एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, यदि आपका फोर्स नीचे यदि mg लग रहा है तो जमीन के ऊपर की तरफ आपके ऊपर mg लगा रही है ये तो मैंने सुन लिया। अरे लगाती है यार, ये इंटरनल मैकेनिज्म है जिसको हम डे टू डे लाइफ में नहीं जानते, कोई अब बंदा भी नहीं जानता। क्या कि वो तो यही सोचता है कि हमारी यदि यदि उसने पढ़ा है तो वो जानता है कि मैं यदि नॉर्मल लगा तो एनजी उसको बैलेंस आउट कर रहा है। नहीं, आप यदि ए नॉर्मल लगा रहे हो तो जमीन के ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही है। हाँ, वो बात अलग है कि इसका मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड के बराबर ही रखा जाता है, लेकिन ये नहीं कि ये सेम एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्स दोनों अलग अलग है। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये हो गया आपका एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हो गया आपका थर्ड लॉ, ये हो गया फर्स्ट लॉ, हो गया सेकंड लॉ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे जानी, नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं आज के खत्म टॉपिक। मतलब मैंने फिक्शन नेचर रिकॉर्ड कर दिया है, ये भी रिकॉर्ड किया है, ये तीसरी चौथी में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो चुका है। कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और तुमको चीजें सिखाते रहेंगे। हाँ, चीजें तुमको सिखानी है, बहुत जरूरी है तुम्हें चीजें सिखाना। तुम बहुत बोंदू हो। बोंदू? अरे यार थोड़े से बुद्धू हो। तुम्हें चीजें बहुत जल्दी मतलब देख लेते हो ना तो उसी चीज पर विश्वास करने लगते हो। नहीं नहीं नहीं, 11 12 कठिन नहीं है, कंपटीशन भी कठिन नहीं है, लेकिन पढ़ने के सिस्टम जो आपने बना रखे हैं वो गलत है, उसको चेंज करो। और जिस अंदाज में मैं पढ़ाता हूँ, जिस भी चीज से आप पढ़ते हैं वह अंदाजे से पढ़िए। रट्टा नहीं मारना है, डोंट रट्टा। जिस चीज को रट्टा मारने का है उस चीज को रट्टा मार सकते हो। देखो है ना भाई, सन वगैरह है वो तो याद रखनी ही पड़ती है। देखो वो कैसा समझोगे कि 1906 1905 ये क्या समझने की चीज है, तो याद रखनी पड़ती है। उसके अपार्ट ऑफ दिस, ये हमारा मेन टॉपिक है साइंस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये फिजिक्स इसलिए उठाया क्योंकि ये थिंकिंग डेवलप करती है। केमिस्ट्री भी मैं उठा सकता, लेकिन तुम्हारा केमिस्ट्री में कुछ बचा ही नहीं सिलेबस, क्या पढ़ाऊं मैं। अब फिर मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे ज्यादा पढ़ा दिया। इसीलिए मैं केमिस्ट्री को अभी नहीं छू रहा हूँ, पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लूँ, उसके बाद में केमिस्ट्री को उठाऊंगा, क्योंकि मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ उसमें, उसको भी नहीं छू रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है। हाँ, लेकिन मैथ का बहुत जल्द आने वाला हूँ मैं। मैथ ध्यान से बने रहना, मैथ आने वाली, मैथ का मैं लेक्चर लाने वाला हूँ। जितना मजा इसमें आ रहा है इतना ही मजा मैथ में भी आएगा, तो जरूर से बताना कितना अच्छा लगा। और अपने 10th क्लास के भाई बहनों को बता देना, उनकी भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और उनका मैथ का ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट सबसे पहले मैं लाने वाला हूँ। जी हाँ, अपने बड़े भाई बहनों को भी बताएं, कमेंट में लिखें यदि समझ में आया तो। भैया लॉज अब इन लॉज हो चुके हैं। हाँ जी, आपके लॉज अब इन लॉज बना दिए हैं मैंने, अब इनको आप रट्टा तो नहीं मानेंगे ना। और अब ये तो नहीं बोलेंगे ना, कोई भी इंटरव्यू लाके आपके मुंह पे माइक ठोक दे, सेकंड ऑफ न्यूटन बताओ, एम बराबर है, ये तो नहीं करोगे ना। अब ये करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड ऑशर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो
टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जाइए अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। अब पढ़ाई हो चुकी है आपकी, जी हाँ। और आप सोने से पहले रात को इसको दोहराना अपने दिमाग में बिना कॉपी खोले। और मेरे नोट्स टेस्ट कार्ड पे से जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री है। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आईडी बना, वहां से जाके अपने नोट्स डाउनलोड करो और देखो कैसे हैं नोट्स, उनको पढ़ो और मुझे बताओ, वहीं रिव्यू दे देना, यहाँ कमेंट में लिख देना, कुछ तो करो। एक भी बंदा नहीं ले रहा यार तुम्हारे लिए। मोशन चैप्टर का मैंने टेस्ट बनाया, वो कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा भाई? दो जाके। बाय बाय।